स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के इस वीडियो में हम जीएसआर जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर 240 को डिस्कस करेंगे। 29 मई को ये ऑर्डर रिलीज हुआ था पब्लिक के लिए, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चेंजेज हैं आपके सीएमवीआर से रिलेटेड। कौन से चेंजेज हैं, जैसे लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर से रिलेटेड कुछ चेंज आए हुए हैं, आपके व्हीकल के फिटनेस से रिलेटेड चेंज आए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंज आए हुए हैं। तो क्या क्या चेंजेज हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये उसका फर्स्ट पेज है, देख पाओगे आप। इस टाइम पे ये रिलीज हुआ था, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इसमें कि क्या क्या है। डिटेल में मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी तो इसमें बहुत कुछ दिया गया है। टोटल आई थिंक सो कि 52 या 59 पेज की पीडीएफ है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। बट हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर में डिस्कस करता हूं इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और जो न्यूज़ रिलेटेड होते हैं आपके मोटर व्हीकल लॉ या रेगुलेशन से रिलेटेड, वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोनों प्लेलिस्ट आप ढूंढ के देख लीजिए। अगर कोई वीडियो आपसे छूट रही है तो जरूर देख लीजिए। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी ये सारे चैनल्स हैं जिस पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. सबसे पहले बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। इन डेफिनेशंस में थोड़े चेंजेस किए गए हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। L1 कैटेगरी की व्हीकल है, आपको पता है इसका डेफिनेशन क्या होता है। अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है 50 सीसी से कम होनी चाहिए। इससे पहले अगर हम वो इंजन की जगह पे बैटरी लगा हुआ है और मोटर से, इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेटेड है, तो इससे पहले वाली जो कैपेसिटी थी वो थी आपकी 0.5 किलोवाट की। इसको बढ़ा के अब कर दिया गया है 4.0 किलोवाट। तो ये एक चेंज है, इंपॉर्टेंट चेंज है, ध्यान रखना आपको। एक स्पीड में भी चेंज किया गया है। स्पीड पहले थी पुरानी वाली, अगर हम बात करें तो 45 किमी पर आवर होनी चाहिए। ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा L1 व्हीकल की स्पीड नहीं हो सकती। बट अब उसको बढ़ा दिया गया है, अब उसको बढ़ा के 70 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया है। तो ये दो बड़े चेंज हैं, दोनों को आप ध्यान रखना। अगर हम L2 व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे पहले से भी आपको पता होगा कि 50 सीसी से ज़्यादा की इंजन कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी भी 4 किलोवाट से ज़्यादा की होनी चाहिए। मतलब इन शॉर्ट हम कहें तो L2 व्हीकल जो होती है L1 के कंपेरिजन में इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये दो डिफिनीशन है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थी, मैंने दोनों बता दिया। इसके अलावा भी छोटे मोटे कुछ चेंजेस हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब हम बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। इससे पहले जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप पर्सनल व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है, तो वो स्टिल आपको देना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी एज 40 ईयर क्रॉस हो चुकी है तो अब आपको फॉर्म F1A देना पड़ेगा, जो बेसिकली एक तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। इससे पहले ये फॉर्म जो लोग ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे या एडॉप्टेड व्हीकल के लिए करते थे, उनको ये मेडिकल फॉर्म देना पड़ता था। पर्सनल व्हीकल के लिए नहीं देना पड़ता था। अभी भी तब देना पड़ेगा जब आप इस एज को अचीव कर लोगे, तब देना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने दिन की होती है? इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ की। कितने, ध्यान रखना, इसकी वैलिडिटी इज 6 मंथ। इससे पहले 1 ईयर की हुआ करती थी, अब उसको घटा के 6 मंथ कर दिया गया है। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करते हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए तो लर्निंग लाइसेंस के टाइम में ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नॉट पर्सनल व्हीकल। अभी भी काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, पर्सनल व्हीकल, पर्सनल सर्विस व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो। पर्सनल व्हीकल मतलब वो व्हीकल होती हैं जो हम अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं। पर्सनल सर्विस व्हीकल वो व्हीकल होती हैं जिससे हम किसी को पर्सनली सर्विस देते हैं। जैसे कंपनियां हैं अपने एम्प्लॉय के लिए व्हीकल चलाती हैं तो उसे हम पर्सनल सर्विस व्हीकल, वो दूसरे को नहीं बिठाएंगी, केवल और केवल अपने एम्प्लॉय को बैठाएंगी। तो वो दोनों डिफरेंट, एक सर्विस दे रही है और एक केवल पर्सनल काम के लिए हम यूज कर रहे हैं। जो एडॉप्टेड व्हीकल होती हैं, मतलब जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनके लिए जो व्हीकल होती हैं, अगर उसके लिए भी आप लाइसेंस लेने जा रहे हो तो उस केस में भी आपको ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट और एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लर्निंग लाइसेंस के टाइम पे ही ये आपसे ले लिया जाएगा, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम पे ना मांगेंगे आपसे, लर्निंग लाइसेंस के टाइम पे ही ले लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड। अगर आप ई रिक्शा और ई कार चलाना चाहते हो, ई रिक्शा मतलब
इलेक्ट्रिक से मतलब बैटरी से ऑपरेट होने वाली व्हीकल जिसमें पैसेंजर जाते हैं, और ये क्या हो, बैटरी से ऑपरेट होने वाली व्हीकल जिसमें हम सामान लेके जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट 10 डेज की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो इससे पहले हमने डिफिनीशन पढ़ा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल जितनी भी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं उनमें से जो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, कंडीशन टू सेटिस्फाई फॉर द लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, पहले भी कुछ कंडीशंस थी, वहाँ पे कुछ एडिशन है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करते हो 7 डेज के अंदर वेबसाइट पे आपको एक ट्यूटोरियल दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली ट्यूटोरियल है, मतलब वहाँ पे आप खुद को टेस्ट कर सकते हो। बेसिकली वो ट्यूटोरियल किससे रिलेटेड है, जो सेफ ड्राइविंग के रूल्स होते हैं, जैसे ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक सिग्नल्स, एक्सीडेंट में अगर आपकी व्हीकल इन्वॉल्व हो जाती है तो आपको क्या करना होता है, अगर कहीं पे अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से कैरी करने चाहिए जब व्हीकल आप चलाते हो, तो ये सारे वहाँ पे ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं। वो ट्यूटोरियल आपको कंप्लीट कर लेना है लर्निंग लाइसेंस के लिए। जब एक बार आप ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लें तो आपको प्रीलिम टेस्ट देना होगा, फिर आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है कि भाई स्लॉट लेते हैं ना बेसिकली, तो आपको स्लॉट के लिए अप्लाई कर देना है कि जो ट्यूटोरियल है वो ऑलरेडी मैंने देख लिया है, अब मैं अप्लाई कर रहा हूं लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए, प्रीलिम टेस्ट के लिए। तो विद इन 7 डेज आपको आपसे टेस्ट ले लिया जाएगा अप्लाई करने के। टेस्ट में अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको 60% क्वेश्चंस के सही आंसर देने होंगे, मतलब 10 में से 6, अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए तो 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए तो 60 सही होने चाहिए, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, और फेल हो जाओगे तो उसके बाद दोबारा कब अपीयर होना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने पहले देखा हुआ है। बहुत सारे जगह 24 आवर का टाइम देते हैं, अपीयर हो सकते हो, बहुत सारे जगह 1 वीक का टाइम भी देते हैं, और ये डिपेंड भी करता है कि स्लॉट कैसे अवेलेबल है। नेक्स्ट जो आपका रूल है CMVR का रूल 21A, इसको इंसर्ट किया गया है, प्लेसिंग नेम इन पब्लिक डोमेन। इसका मतलब क्या है, अगर आपका लाइसेंस रिवोक किया गया है अंडर द सेक्शन 19 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, उस केस में ये इसको जो रिवोकिंग अथॉरिटी है उसको पब्लिश कर सकती है। पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया? सपोज आप कोई उसका फोटो कॉपी रखे हैं, डुप्लीकेट कॉपी रखे हैं, और आप उसी पे व्हीकल चला रहे हैं, जो अथॉरिटी चेक करने वाली है उनको भी कैसे पता चलेगा? तो यहां पे अगर आपका लाइसेंस रिवोक किया गया है और विद इन 1 मंथ आप अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं जाते हैं तो आपका नाम और आपका लाइसेंस नंबर पब्लिक कर दिया जाएगा। पब्लिक किस डोमेन में किया जाएगा? रेवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस अंडर सब सेक्शन 1A ऑफ द सेक्शन 19। इसके अंदर बता दिया जाएगा कि ये आदमी है, इसका ये लाइसेंस नंबर है, इसको रिवोक कर दिया गया। अगर कहीं पे ये लाइसेंस डुप्लीकेट कॉपी लेके ये घूम रहा है या फिर कुछ भी, तो इसको अरेस्ट किया जाए। मतलब इन शॉर्ट लोगों को पता रहेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जो एजेंसीज हैं जिनको रूल इन्फोर्स करना होता है उनको भी बहुत बार नहीं पता होता है अगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है तो। नेक्स्ट जो आपका CMVR 23B है, ड्यूटी ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू अपडेट द नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। इससे पहले जो आपका नेशनल रजिस्टर था वो हार्ड कॉपी में हुआ करता था। अभी ये सारी चीजें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है और जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी, दोनों केस में बता रहा हूं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो लाइसेंस का डिटेल है वो, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है जो रजिस्ट्रेशन का डिटेल है वो, सारे डिटेल एज ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगी और रियल टाइम मेंटेन करना होगा उनको। जैसे ही उन्होंने इशू किया उसी टाइम उसको अपडेट करना होगा वेबसाइट पे, और ये आपको मेंटेन करना। इससे पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि आपको हार्ड कॉपी इसकी मेंटेन करनी होती थी और वो फिर आप कमिश्नर को देते थे, कमिश्नर ले जाके मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में सबमिट करवाते थे। ड्यूरेशन भी हमने देखा कितने टाइम में आपको देना है, कमिश्नर हर स्टेट के कितने टाइम में उसको, बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, वो कब सेंटर को देंगे। तो ये सारा प्रोसेस है, बट वो एज सच इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट जो आपका CMVR है दैट इज 47A, प्रायर अप्रूवल फॉर अल्ट्रेशन और रेट्रोफिटिंग। कोई भी अल्ट्रेशन करवा रहे हो अपने व्हीकल में, आप कोई भी चेंज करवा रहे हो किसी प्रकार के भी, इवन आप अपने व्हीकल का मडगार्ड चेंज करवा लिए, अपने व्हीकल का टंकी, कुछ भी मॉडिफिकेशन आपको करना है। कार के केस में अगर बहुत फ्रीक्वेंट एग्जांपल लें तो जैसे आप करवाते हो CNG किट का, तो कुछ भी आप करवाते हो, जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है आपको उससे क्या लेना पड़ेगा, एप्लीकेशन देके एक अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैं ये चेंजेस करवाना चाहता हूं। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू भी दे सकते हैं, जाके भी एप्लीकेशन दे सकते हैं।
और जब आप एप्लीकेशन दोगे उसके विद इन 7 डेज आपको बता दिया जाएगा कि ये जो आपका एप्लीकेशन है, जो अल्ट्रेशन के लिए आपने दिया है, उसको अप्रूव किया गया है या फिर नहीं किया गया है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट भी लगाया गया है कि अगर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी रिजेक्ट या अप्रूव विद इन 7 डेज नहीं करती है फ्रॉम द एप्लीकेशन, मान लीजिए आपने आज एप्लीकेशन दिया, 1 वीक बाद आपको कुछ भी नहीं बताया जाता कि आपका जो फॉर्म है अल्ट्रेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया, तो इसको ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि आपका अल्ट्रेशन अप्रूव कर दिया गया है। मतलब आपको सफर नहीं करना है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जानबूझ के चीज़ों को डिले करते जाते हैं। कई बार क्या होता है कि उनको कुछ चाहिए होता, आप नहीं देते हो तो कहते हैं नहीं अभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अप्रूव नहीं करते हैं, पेपर अपने पास रखे रहते हैं। तो सरकार ने इसको काउंटर करने के लिए कह दिया कि ठीक है आप अप्रूव नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली अप्रूव माना जाएगा। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करिए, अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उनको रिटेन में देना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो रिटेन कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि भाई अगर नहीं देते हैं तो आप जाके अल्ट्रेशन करवा लो, बट इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं अथॉरिटी से कि हमें भी रूल पता है ये, बट हम ये नहीं पढ़े होते हैं कि उनके पास भी दूसरे रूल्स हैं। तो गवर्नमेंट ने एक और बात कही हुई है यहाँ पे कि सीएमबीआर जो का रूल है, सीएमबीआर 47B, इंडोर्समेंट ऑफ द अल्ट्रेशन और रेट्रोफिटिंग। भाई आपने अल्ट्रेशन तो करवा लिया, मान लीजिए अथॉरिटी आपको एप्लीकेशन का अप्रूवल नहीं देती है, फिर भी आपने लॉ को फॉलो करते हुए आपने अल्ट्रेशन करवा लिया। अल्ट्रेशन के बाद फिर से आपको इंडोर्समेंट करवाना पड़ेगा कि ये जो मेरा अल्ट्रेशन है ये हमारे व्हीकल के फिटनेस पे कोई फर्क नहीं डालता है, मतलब जो रोड एक्सीडेंट है जैसे हमारी व्हीकल पहले थी वैसे ही है, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आपको अप्रूवल करना होगा। ये अप्रूवल कौन करेगा? अगेन जो आपकी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, एआरटीओ के पोस्ट वाले करते हैं, आरटीओ के पोस्ट वाले करते हैं। मगर आप ढीठ बन के उनको लॉ पढ़ाने लगे कि भैया लॉ था इसलिए हमने करवा लिया, तो वो भी कहेगा भैया मेरे पास भी लॉ है, अकॉर्डिंग टू द सीएमबीआर रूल 47B मैं आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट करता हूं और जो भी अल्ट्रेशन आपने करवाया है वो इनवैलिड है। तो मैं यही कहता हूं कि थोड़ा सा लॉ पढ़ के आपको उड़ने नहीं लगना है कि भाई तू अप्रूव कर चाहे मत कर, मैं तो अपने व्हीकल में अल्ट्रेशन करवाऊंगा। अगर डिले हो रहा है तो उनको कन्विंस करना है, जब तक वो अप्रूवल नहीं देते हैं तब तक आपको अल्ट्रेशन नहीं करवाना है। तो फिर तो अल्ट्रेशन के बाद वो रिजेक्ट कर देंगे, क्या करोगे? चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है सीएमबीआर रूल 48B, प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई अथॉराइज डीलर है, अगर किसी व्हीकल को उसने सेल किया है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे व्हीकल को प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं होता है। बट यहां पे एक पावर दिया गया है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के पोस्ट वाले को कि ये किसी भी टाइम पे किसी भी डीलर के प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और यही इंस्पेक्शन करते हुए बनासकाठा की आई थिंक सो एमबीआई थी या आरटी थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, कुछ टाइम पहले की न्यूज है, उन्होंने क्या लेते हुए, ब्राइब लेते हुए, मतलब घूस लेते हुए पकड़ा गई थी। तो ऐसा भी होता है भाई कि चलो हमारे पास पावर है, इंस्पेक्शन करने जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा तो कहेंगे कि ये गमला इधर क्यों रखे हो, इस गमले को इधर रखना चाहिए था, अगर ये गमला गाड़ी पे गिर जाएगा तो गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी खराब होगी तो रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा गमला गलत जगह है, मुझे पैसे दो नहीं तो मैं क्या करूंगा, ये चार्जेस तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा और इसकी फाइन बनती है 1 लाख रुपए, मुझे 20,000 रुपये दे दोगे तो काम चल जाएगा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा 80,000 रुपये का फायदा है। ऐसा गूढ़ा गणित अथॉरिटी बता देती है डीलर्स को कई जगह पे, केवल मैं एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह इस टाइप की गूढ़ा गणित बताई जाती है। नेक्स्ट जो आपका सीएमबीआर का रूल 52 है, रिन्यूएबल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इससे पहले आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट व्हीकल का पढ़ा हुआ है, इसीलिए यहां पे मेंशन किया गया है मोटर व्हीकल अदर देन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपको पता है कि अगर वो हैजार्ड्स गुड कैरी नहीं करती है तो 5 ईयर है उसकी वैलिडिटी, अगर वो हैजार्ड गुड्स कैरी करती है तो 3 ईयर है इसकी वैलिडिटी, इसके बाद रिन्यू कराना होगा, अगेन इतना ही ईयर के लिए रिन्यू होगी। आपकी अगर प्राइवेट व्हीकल है तो अभी के लिए प्रेजेंटली हम बात करें तो आपके व्हीकल की वैलिडिटी होती है 20 ईयर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, और जब आप उसको रिन्यू कराने जाओगे तो ये फिर आपको 5 ईयर के लिए रिन्यू करके मिलेगा। बट ध्यान रखना ये जो 20 ईयर है, अभी जिसका पॉलिसी फाइनलाइज होके आएगी तो मे बी ये चेंज हो सकता है, इसके बीच में ही अपने व्हीकल का फिटनेस करवाना होगा आपको। अगर फिटनेस, ध्यान रहे फिटनेस मतलब ये इनडायरेक्टली कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन घटा दिया गया है, ये कहेंगे कि फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हमने ये कर दिया है।
और जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर होगा, आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा। मतलब आपको फिटनेस रजिस्ट्रेशन भले ना रिन्यू कराना पड़े, बट फिटनेस रिन्यू कराना पड़ेगा बार बार, वो भी ग्रीन टैक्स के साथ, जो कि काफी ज्यादा 12% से लेके 25% तक। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका CMBR रूल है दैट इज 53B, इशू ऑफ द टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब तक आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तब तक आपकी व्हीकल टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पे चलती है। जैसे आप लोग लिख के चलते हो अपने व्हीकल के पीछे ना कि आपकी व्हीकल अभी अप्लाइड है रजिस्ट्रेशन के लिए, हालांकि वहां पे आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लगा के चलना होता है, बट आप ढीठ होते हो, जैसे लगा के पहले से करते आए हैं वैसे ही करते रहते हैं। 6 मंथ वैलिडिटी होती है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, डिपेंड करता है, जरूरत है, बहुत बार क्या होता है चीज़ कहीं पे बन रही है, इंजन कहीं पे बन रहा है, असेंबलिंग कहीं पे हो रही है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है उसको एक से ज़्यादा बार एक्सटेंड कर सकती है, और एक बार में 30 डेज के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसा अथॉरिटी को लगता है। नेक्स्ट जो है आपका CMBR का 53C, असाइनमेंट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन मार्क मिलता है तो उस पर कुछ लिखा रहता है, नहीं, नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, उसी तरीके से टेम्पररी रजिस्ट्रेशन में भी होता है। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन टी मतलब टेम्पररी होता है, इसीलिए लिखा होता है। इसके बाद किस मंथ का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी मंथ में होती है, इसलिए वहां पे मंथ भी मेंशन होता है। इसके बाद किस ईयर की है, ईयर भी मेंशन होता है। अल्फाबेट A to B मेंशन होता है, मतलब AB अल्फाबेट मेंशन होते हैं वहां पे, फिर नंबर्स होते हैं, सीरियल नंबर। और ये जो AB अल्फाबेट है ये आपके स्टेट के कोड होते हैं, जैसे आपका GJ, MH, UP, इस तरीके से जो भी है। और ये 1 2 3 4 तो जो सीरियल नंबर होते हैं वो एज इट इज होते ही हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपके रजिस्ट्रेशन में वर्ड O एंड I नहीं होता है। आप लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन में O और I वर्ड नहीं देखते होंगे। इसका रीजन है, अब तो खैर I इंडियन रजिस्ट्रेशन के लिए आ गया है, बट इसको पहले अवॉइड किया जाता था, इसलिए किया जाता था कि ये 0 से मैच करे। अगर लिखने में ये 0 और I जो है वो 1, इसका कंफ्यूजन होता था, इसलिए दोनों को हटाया गया था। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, द ओनर सेल इंश्योर्ड दैट द शेड मार्क इज अफेक्ट्स टू द फ्रंट एंड रेयर ऑफ द मोटर व्हीकल। आपसे कहा गया है कि जो आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिला है अपने व्हीकल के फ्रंट पे और रेयर पे लगा के चलिए। ये मत लिखिए कि अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, एक पन्ने पे लिख के आप चिपका देते हैं। नेक्स्ट जो CMBR का रूल है 60, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपने व्हीकल लोन पे खरीदा है और अगर आपके व्हीकल का लोन रीपे हो चुका है तो विद इन 7 डेज जो भी फाइनेंसर होगा आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करेगा, उसमें आनाकानी नहीं चलेगी। जो नेक्स्ट रूल है आपका CMBR 61, यहाँ पे रिनोवेशन की बात किया गया है आपके फिटनेस सर्टिफिकेट की। तो आपके फिटनेस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है उसके 60 डेज पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। 60 डेज से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते उसको रिन्यू कराने के लिए। मतलब आपका एक्सपायर हो रहा है 2 महीने में, तो 2 महीने के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। और जब आप अप्लाई करोगे, मान लीजिए आपका 2 महीने बाद रिजेक्ट, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है और आपने मान लीजिए 45 डेज पहले अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया जिस डेट पे, उसी डेट से ये अप्लाई हो जाएगा, नहीं। जब ये पुराना वाला एक्सपायर होगा तब से ये ऑटोमेटिकली ये वाला एक्टिवेट होगा। उसी तरीके से सपोज करिए आपका एक्सपायर हो गया और आपने डिले अप्लाई किया, तो जब डिले अप्लाई करोगे तो जिस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा वो उस टाइम से वैलिड होगा, ना कि प्रीवियस टाइम से वैलिड। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका CMBR का रूल 112, अल्ट्रेशन ऑफ द मोटर व्हीकल। बेसिकली यहां पे बताया गया है कि अल्ट्रेशन में जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है या जो स्टेट का स्टैंडर्ड है डिजाइन से रिलेटेड, वो फॉलो होना चाहिए। और ये अल्ट्रेशन कौन कर सकता है उसका बेसिकली नाम बताया गया है। तो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है वो कर सकता है, जो एथोराइज्ड डीलर है वो कर सकता है, अगर कोई एथोराइज्ड वर्कशॉप है जिसने ये परमिशन ले रखा है अल्ट्रेशन का फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कर सकते हैं। सर्विस स्टेशन जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी रोड पे दुकान खोल के बैठ के मैं मॉडिफिकेशन का काम करता हूं, जो आजकल चल रहा है, वो वैलिड नहीं होता है। अगर वहां से आप करवा के जाओगे तो आपकी व्हीकल का अल्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा। हालांकि जब तक आपको कोई नहीं पूछता है कि अल्ट्रेशन क्यों करवाया, कहां से करवाया, डॉक्यूमेंट दिखाओ, तब तक आप बहबाई से घूम सकते हैं। जब पकड़ेंगे तो फाइन करेंगे। नेक्स्ट जो CMBR का रूल है 112A, अल्ट्रेशन टू द मोटर व्हीकल फॉर कन्वर्जन इनटू एडॉप्टेड व्हीकल। सेम रूल यहां पे है,
यहाँ पे अगर एडॉप्टेड व्हीकल में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब आपके घर में कोई है, सिंपल व्हीकल आप खरीद के लाए, आप चाहते हो कि साथ में साइड कार लग जाए, ट्रॉली उनको बैठने के लिए, और कोई और मॉडिफिकेशन करवाना है फॉर उनके कंफर्ट के लिए, तो यहाँ पे भी ये मॉडिफिकेशन यही लोग कर सकते हैं जिसका पहले हमने नाम लिया। आप किसी रोड छाप से ये अल्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। जो CMBR का रूल 114 है, एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट पाइप, इस पे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, कुछ लोगों को डाउट भी हो रहा था, तो वो डाउट आप यहां से देख के क्लियर कर लो कि जैसे हमने पहले भी कहा था, मोटर व्हीकल सेल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड और इक्विप्ड दैट एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द इंजन इज डिस्चार्ज नाइदर डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर लेफ्ट और डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए, बट यहां पे थोड़ा सा लिनियर किया गया कि लेफ्ट साइड या डाउनवर्ड साइड में 30 डिग्रीज का टिल्ट हो सकता है, इससे ज्यादा टिल्टिंग उसमें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ व्हीकल को यहाँ पे एग्जेम्प्ट भी किया गया है। ट्रैंकर जो है व्हीकल, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर जो है, कंस्ट्रक्शन की जो व्हीकल है, इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है क्योंकि इनका यूज ऐसे जगह पे होता है, तो अकॉर्डिंग टू यूज इनका साइलेंसर हम लगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये भी व्हीकल इस रूल को फॉलो करें। यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चन है। मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू रिन्यू द ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द पर्सन अटेंड टू द एज ऑफ 40। अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, व्हाट एवर दैट, तो आप पर्सनल व्हीकल ही कंसीडर करके चलेंगे। व्हीकल विच इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द ओरिएंटेशन ऑफ एग्जॉस्ट पाइप, कौन होते हैं भाई? ट्रैक्टर भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले भी होते हैं, ट्रैंकर भी होते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैक्सिमम स्पीड ऑफ L1 कैटेगरी व्हीकल इज 70, पहले 45 थी, बढ़ा के उसको 70 कर दिया गया है, इंजन को 4000 वॉट कर दिया गया है। L1 कैटेगरी व्हीकल विथ फिटेड अब द थर्मिक इंजन, ऑलरेडी मैंने बता दिया 4 किलोवाट वहां पे लिखा था, दैट्स मीन की 4000 वाट। वैलिडिटी ऑफ द टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कितना दिन होती है? पहले 12 मंथ हुआ करती थी, अभी उसको 6 मंथ कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज नॉट इंक्लूड इन द व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इंक्लूड कौन नहीं किए जाते हैं भाई? ओ नहीं किया जाता है और आई नहीं किया जाता है ड्यू टू द कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो 1 और 0 से लेके। अभी एक IN वाला नया कंसेप्ट आया है कि जो लोग, जिनकी कंपनी एक से ज्यादा सिटी, मतलब मिनिमम 5 सिटीज में है इंडिया में, तो वो उनके पास एक नया नंबर इशू किया जाएगा, जो IN सीरीज होगी, वो अपने व्हीकल को पूरी इंडिया में लेके घूम सकते हैं, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करने पड़ेंगे। ऑलरेडी इससे पहले मैंने आपको उस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक।